अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सारे? ठीक हो? अच्छा, आज बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट करना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीक छोड़ा था, काफ़ी गैप आ गया है, लास्ट वीक भी कोई क्लास नहीं हुई। अच्छा, और दूसरा ये बच्चों कि आप लोगों को स्केड्यूल अगर आप लोगों से शेयर हो गया होगा, 18 जुलाई को आप लोगों का न्यूप्लेजिया का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जैसे हीमोडायनेमिक्स और जेनेटिक्स का हुआ था, इस तरह न्यूप्लेजिया का 18 ऑफ जुलाई। इसलिए अपने आप को साथ साथ प्रिपेयर रखो, जो जो मैं पढ़ाऊँ साथ साथ पढ़ो, बुक ओपन करके बैठो। ठीक है, और साथ साथ पढ़ते रहो, जो भी जिसको क्वेरी हो वो उसी वक्त डिस्कस कर लो। मेरी कोशिश ये होगी कि हम जल्दी से जल्दी क्लियर करें। अगर मैं सारा पीडीएफ ना पीपीटी ना भी पढ़ाऊँ तो एटलीस्ट आप बुक ओपन करके, एक तो ट्यूसडे को है ना तुम लोगों का माइक्रो का, मैं न्यू प्लेजिया जनरल पैथोलॉजी का जिक्र कर रही हूँ रोशिन, जो आप लोगों का 18 जुलाई को होगा। ठीक है, वो सैटरडे बनेगा आप लोगों का। अच्छा, तो दूसरा इस तरह है कि आप लोगों का ये जो है वेनसडे को है, तो नहीं बेटा 18 जुलाई बनती है, को जो डे है मुझे नहीं पता, लेकिन 18 जुलाई मेरे साथ स्केड्यूल शेयर हुआ था। तो अच्छा, दूसरा ये कि साथ से पढ़ो। ठीक है, और अगर हम सुपरफिशियल किसी चीज़ को कवर कर लेते हैं, जैसे कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो अपनी बुक सामने रखो और उससे फिर उसको रीड दे सकते हो तुम लोग। और बाकी इम्पोर्टेंट मैं लास्ट लेक्चर को जो हमारा होगा उसको मैं रिवीजन के लिए रखूंगी, जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और एससीक्यूज शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ साथ अपना अटेंटिव रहो, जो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अटेंटिवली सुनो। ठीक है बच्चों, और हम कवर करेंगे, मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आज भी जितना हमारे पास टोटल 6 लेक्चर्स रह गए न्यू प्लेजिया के इंक्लूडिंग टुडेज। ठीक है, तो एक लेक्चर हम रिवीजन के लिए रखेंगे, तो समझो 5 लेक्चर में हमने इस लेंथी यूनिट को कवर करना है। ठीक है, कोशिश करूंगी कि आसान करके पढ़ाऊँ, जहाँ आप लोगों को मुश्किल हो वहाँ बच्चों फिर एंड में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलो अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर को स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब ये है बच्चों कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है, क्या ऐसी चेंजेस होती हैं जो कैंसर की तरफ हमें लेके जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वो कह रहा है कि कुछ हमारे नॉन लीथल जेनेटिक डैमेज होता है विच लाइज एट द हार्ट ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। जो पॉइंट बोल्ड में हो ना, उनको ज्यादा गौर से सुना करो। ठीक है, एक तो वो पहली बात उसने की नॉन लीथल, फिर उसने बात की जेनेटिक डैमेज, मतलब जेनेटिक डैमेज तो हुआ है कुछ जिसने म्यूटेशन कॉज की और वो हमें कैंसर की तरफ लेके गया। ठीक है, एट द हार्ट ऑफ कार्सिनोजेनेसिस, कार्सिनोजेनेसिस मतलब कैंसर का बनना। ठीक है, और ये नॉन लीथल डैमेज है। इनिशियल डैमेज और म्यूटेशन जो वो बता रहा है कि जो होती है ना, इट मे बी कॉज बाय एनवायरमेंटल एक्सपोजर, may be inherited in the germline और bad luck वगैरह से। ठीक है, so the term environmental refers to any acquired mutation caused by exogenous agents such as virus or environmental chemical or by endogenous products of cellular metabolism। सबसे पहले तो कोई हमारा environmental exposure हो सकता है, ठीक है, जिससे हमारा नॉन लीथल जेनेटिक डैमेज होता है। साथ कोई जर्म लाइन हमारे मतलब जीन्स के अंदर कोई इनहेरिटेड होता है, या फिर कोई स्पॉन्टेनियस और रैंडम किस्म का बदकिस्मती से आपके जीन म्यूटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल में वो कह रहे हैं कि कोई भी एक्वायर्ड म्यूटेशन हो सकती है, कोई एक्सोजिनस एजेंट जैसे वायरस या केमिकल या इन्वायरमेंटल एजेंट हो सकता है, या इंडोजिनस कोई भी प्रोडक्ट जैसे सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से हो सकता है। ट्यूमर इज फॉर्म्ड बाय द क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ अ सिंगल प्रीकर्सर सेल दैट हैज इनकर्ड जेनेटिक डैमेज, दैट इज ट्यूमर आर क्लोनल। अब वो ये लाइन देखो, ट्यूमर्स आर क्लोनल मतलब कि ट्यूमर एक क्लोन से फैलता जाता है, मतलब एक दफा स्टार्ट हुआ फिर क्लोनिंग उसकी, जिसे कहते हैं ना फोटोकॉपी होना शुरू हो जाती है। सो क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ अ सिंगल प्रिकर्सर सेल होता है, एक सिंगल सेल था। ठीक है, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर मतलब जिसने आगे बनाना है, प्रीकर्सर मतलब जो ओरिजिनल सेल बनने से पहले वाला, प्री का मतलब पहले वाला जो सिंगल सेल था, उसके अंदर कोई जेनेटिक डैमेज हुआ जिसकी वजह से ये फिर क्लोनल एक्सपेंशन होती जाती है। आगे वो बता रहे हैं कि जब डीएनए के अंदर ऑल्ट्रेशन होती है ना, वो भी हेरिटेबल होती है, पास फ्रॉम टू द डॉटर सेल, एंड thus all cells with an individual tumor share the same set of mutation that were present at the moment of transformation। ठीक है, जब डीएनए के लेवल पे चेंजेस आ गई हैं तो वो हेरिटेबल है। ठीक है, such tumor specific mutation are most often identified by DNA sequencing। अब वो टेस्ट बता रहे हैं कि किस किस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से ट्यूमर स्पेसिफिक म्यूटेशन हुई है। जैसे हम लोगों ने जेनेटिक्स में ये चीज़ पढ़ी थी, हमने लेबोरेटरी टेस्ट पढ़े थे जिसमें डीएनए सीक्वेंसिंग थी, जिसमें हमने पॉइंट म्यूटेशन वगैरह पढ़ी थी, तुम लोगों को याद हो, या क्रोमोसोमल एनालिसिस हम पढ़ते थे, कैरियोटाइपिंग पढ़ते थे, जैसे क्रोमोसोम के अंदर कोई ट्रांसलोकेशन हो या कोई नंबर चेंज वगैरह हो।
अच्छा, 4 क्लासेस ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी जीन होते हैं, ठीक है। कुछ अब इनको गौर से सुनना है, ठीक है। सारे टॉपिक जिस नियोप्लेजिया में हम यही डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। नॉर्मल रेगुलेटरी जीन्स की 4 क्लासें हैं। एक तो है ग्रोथ प्रोमोटिंग प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटो, ठीक है। प्रोटो का मतलब ये है कि जो ऑन्कोजीन्स हैं कैंसर सेल्स, ठीक है। ऑन्को का वर्ड जब भी है ना तो कैंसर के लिए होगा, कैंसर के वार्ड को भी ऑन्कोलॉजी वार्ड कहते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ प्रोमोटिंग प्रोटो ऑन्कोजीन्स मतलब ऐसे ऐसी ग्रोथ जो कि ऑन्कोजीन्स को प्रोमोट कर रही है, मजीद बढ़ा रही है। फिर दूसरे टाइप के कौन से जीन्स हैं, द ग्रोथ इनहिबिटिंग ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है, जो ट्यूमर को सप्रेस कर रहे हैं उनकी ग्रोथ इनहिबिट करने वाले जीन, जीन दैट रेगुलेट प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस वाले जीन्स, और ऐसे जीन जो कि डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। सो नॉर्मली रेगुलेटरी जीन्स ये होते हैं कि एक तो वो जो ग्रोथ प्रोटो ऑन्कोजीन्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं, दूसरे ग्रोथ इनहिबिटिंग ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, फिर प्रोग्राम सेल डेथ को कंट्रोल करने वाले एपोप्टोटिक जीन्स होते हैं, और जीन्स जो डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। दे आर द प्रिंसिपल टारगेट्स ऑफ कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन, ठीक है। जब भी कैंसर अटैक करेगा बॉडी पे तो वो इन इन जीन्स को म्यूटेट करने की कोशिश करेगा। प्रोटोन को जीन्स पे अटैक करेगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स पे अटैक करेगा। ट्यूमर सप्रेसर जैसे नाम से ही पता लग रहा है ना, वो ट्यूमर को सप्रेस कर रहे हैं, उसको बढ़ने से रोक रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग होती है बॉडी की, नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्राम सेल जिसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा दूसरे यूनिट में जिसमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस पढ़ा था। तो एपोप्टोसिस नॉर्मली भी हो सकती है, नेक्रोसिस नॉर्मल नहीं होती। एपोप्टोसिस नॉर्मल भी होती है, जैसे फीमेल्स में एवरी मंथ देयर इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती है ना, नॉर्मल एंडोमेट्रियम जो होती है वो शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है, जिसके नतीजे में मेंसेस होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोग्रामिंग होती है, दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस, ठीक है। और उसको इन्वॉल्व करेंगे या डीएनए रिपेयर के को जो करेंगे इन इन लेवल पे म्यूटेशन होंगे। इसके अलावा म्यूटेशन दैट एक्टिवेट द प्रोटोन जीन generally causes an increase in one or more normal function of the encoded gene product or sometimes impart a completely new function. Because these mutations cause a gain of function, they can transform cell despite the presence of the normal copy of the same gene. ठीक है, अब हम कुछ गेन ऑफ फंक्शन, कुछ लॉस ऑफ फंक्शन जीन्स पढ़ेंगे, ठीक है। म्यूटेशन, सॉरी, कुछ म्यूटेशन होती हैं जो किसी फंक्शन के गेन करने की वजह से हासिल होती हैं, कुछ होती हैं जो किसी फंक्शन के लॉस होने से हासिल होती हैं, ठीक है। अच्छा, म्यूटेशन दैट अफेक्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन, जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इनका काम है कि इन्होंने ट्यूमर को सप्रेस करना है, उसको बढ़ने से रोकना है, ठीक है। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन को कोई म्यूटेशन अफेक्ट करेगी तो उसका क्या मतलब होगा कि लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। नो, ट्यूमर सप्रेस ने नॉर्मल ये काम करना था कि उसने ट्यूमर को बढ़ने से रोकना था, अगर उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया इसका मतलब है कि कैंसर फैलेगा, ठीक है। सर थस म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन यूजुअली बिहेव इन अ रिसेसिव मैनर, ठीक है। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस, समटाइम लॉस ऑफ ओनली अ सिंगल ट्यूमर सप्रेसर जीन एलील, जिसको हम कहते हैं हैप्लो इंसफिशिएंसी, रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ द एन्कोडेड प्रोटीन एनफ टू रिलीज द ब्रेक ऑन सेल प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि कुछ बात औकात ऐसे भी होता है कि कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन रिसेसिव तौर पे एक्ट करते हैं, जैसे कुछ एक्सेप्शन है, बाकी तो नॉर्मली रिसेसिव फैशन में एक्ट करते हैं ना, ठीक है। म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन, कुछ एक्सेप्शन ऐसी हैं जैसे लॉस, एक सिंगल ट्यूमर सप्रेसर जीन का लॉस होता है, ठीक है, जिसको हम हैप्लो इनसफिशिएंसी कहते हैं। सिंगल ट्यूमर सप्रेसर जीन एलील हैप्लो इनसफिशिएंसी, वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा एक्टिविटी ऑफ इनकोडेड प्रोटीन्स को and enough to release the brakes on cell proliferation and survival। वो इतना होगा कि सेल की प्रोलिफरेशन, ठीक है, और सर्वाइवल के लिए, मतलब उसके लिए एनफ उसको कम कर देगा उस एनकोडेड प्रोटीन की एक्टिविटी को, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हैं, कुछ फाइंडिंग्स ऐसी हैं जैसे द टू डोजेस ऑफ द जीन्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शन, एक खत्म हो भी जाए तो दूसरा सेल के सर्वाइवल में मदद करता है, ठीक है, मतलब दूसरा सेल को सर्वाइव करवाएगा, उसको प्रोलिफरेशन उसकी होती रहेगी। अच्छा, फिर अपोप्टोसिस रेगुलेटिंग जीन जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो उनको नॉर्मली प्रोग्रामिंग करते हैं, इनकी अगर एक्वायर एबनॉर्मेलिटी हो, दे रिजल्ट इन लेस डेथ एंड देयरफॉर एनहांस सर्वाइवल ऑफ द सेल्स, ठीक है। अगर इनके रेगुलेटरी जीन एबनॉर्मेलिटीज एक्वायर कर देते हैं तो सेल के डेथ, जिस तरह प्रोग्रामिंग सेल डेथ होगी वो कम होगी और सेल्स की इनहेंस सर्वाइवल होती रहेगी, ठीक है। जैसे अगर कैंसर का कोई म्यूटेशन हो जाती है इन अपोप्टोसिस रेगुलेटिंग जीन में, तो वो कैंसर सेल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उनकी सर्वाइवल ज्यादा होती जाएगी और कम डेथ होगी उनकी, ठीक है। These abnormalities include gain of function mutation in gene whose products suppress apoptosis and loss of function mutation in gene whose products promote cell death। ये वही बात उसने कर दी है।
अच्छा, अब कुछ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो डीएनए रिपेयर जीन्स को अफेक्ट करते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू कार्सिनोजेनेसिस इनडायरेक्टली बाय इंपेयरिंग द एबिलिटी ऑफ द सेल टू रिकॉग्नाइज एंड रिपेयर नॉन लीथल जेनेटिक डैमेज इन अदर जीन्स। अब इस सब चीज़ों में वो यही बात कर रहा है कि गेन ऑफ फंक्शन एंड लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जितने भी इन चारों टाइप के जीन्स को अफेक्ट करेगी ना, वो इनडायरेक्टली कार्सिनोजेनेसिस में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, आपको इन जीन्स का जस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये सवाल के ये जी गेन ऑफ फंक्शन ऑफ लाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको एमसीक्यू इस तरह का आ सकता है। ठीक है, as a result, affected cell acquire mutation at an accelerated rate, a state referred to as mutated phenotype that is marked by genomic instability। जैसे genomic instability भी हमने genetics में पढ़ा था। ठीक है, कि जब जीन स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, acquired mutations बढ़ती जाती हैं accelerated rate पे, और इस स्टेट को हम कहते हैं म्यूटेटर फिनोटाइप। ठीक है, म्यूटेशन से म्यूटेटर निकले और फिनोटाइप जो सेल की स्ट्रक्चर या चेंजेस हैं उसके अंदर। अच्छा, कार्सिनोजेनेसिस रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री म्यूटेशन इन अ स्टेप वाइज फैशन ओवर टाइम। ठीक है, मतलब एक स्टेप वाइज फैशन में ये सब चल रहा होता है, एक रेगुलर मैं जैसे कह रहा हूँ ना, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे स्टेप के बाद दूसरा, डायरेक्ट इस तरह नहीं होता कि एक स्टेप से तीसरे पे छलांग लगा दी। ये ना स्टेप वाइज फैशन कार्सिनोजेनेसिस चलता है। ठीक है, एंड इट रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री म्यूटेशन। एक तो रेगुलर म्यूटेशन हो गया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री म्यूटेशन भी कार्सिनोजेनेसिस को प्रमोट करती हैं। Malignant neoplasm have several phenotypic attributes referred to as cancer hallmarks। अच्छा, अब कुछ कैंसर हॉलमार्क्स को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका मैं आपको उर्दू में सरल समझाऊं। जैसे जब कैंसर होता है तो उसका हॉलमार्क सबसे ज्यादा क्या, हॉलमार्क मतलब उसकी निशानियां। ठीक है, जैसे एक्सेसिव ग्रोथ, इनको रट्टा लगाने की जरूरत ना भी है तो तुम समझ के पढ़ो कि मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म की हमने प्रॉपर्टीज पहले भी पढ़ी थी। जैसे एक टिश्यू की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगी, वो साथ वाले टिश्यू को इन्वेड करेगा, लोकल इन्वेजन करेगा, और एबिलिटी टू फॉर्म डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस, और साथ वाले मतलब उसके अंदर की एबिलिटी होती है मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म के अंदर कि वो डिस्टेंट साइट पे मेटास्टाइज करता है। मतलब अगर ओवरी का ट्यूमर था तो वो आपको लिवर में आके मिलेगा। ठीक है, वो वहां ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू या डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू मेटास्टाइज करता है। Mutations that contribute to the development of malignant phenotype are referred to as driver mutation। अच्छा, अब जैसे नाम से पता लग रहा है ड्राइवर म्यूटेशन ड्राइव करती हैं ऐसी म्यूटेशंस जो कि मेलिग्नेंट फिनोटाइप के डेवलपमेंट को ड्राइव करेंगी, उसको आगे बढ़ाएंगी। फिनोटाइप का मतलब होता है कि सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल की जैसे कह लो ना, हम कहते हैं ना फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप जेनेटिक से होता है, और उसके अलावा जो बाकी सारा फिजिकल और वो सारा चीजें होती है ना जो सेल की, वो सारा फिनोटाइप में होता है। सो म्यूटेशंस दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंट फिनोटाइप आर रेफर्ड टू एज ड्राइवर म्यूटेशन। इसका पता होना चाहिए कि ड्राइवर म्यूटेशन वो ऐसी म्यूटेशन जो कि ड्राइव कर रही है, जो कि सेल को मैलिग्नेंसी की तरफ लेके जा रही है। अच्छा, द फर्स्ट ड्राइवर म्यूटेशन दैट स्टार्ट्स द सेल ऑन द पाथ टू मैलिग्नेंसी इज द इनिशिएटिंग म्यूटेशन। तो पहली म्यूटेशन कौन सी होगी, जिसने स्टार्ट किया इस सारे ड्राइवर म्यूटेशन के प्रोसेस को, इनिशिएटिंग म्यूटेशन। ठीक है, आगे इसको बुक में खुद देख लेना, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं लिखी हुई। However, no single mutation appears to be fully transforming. Development of cancer requires that the initiated cell acquire a number of additional driver mutation। वो कह रहे हैं जब initiating mutation start होती है ना, उसके साथ और भी contributing driver mutations चाहिए होती हैं ताकि कैंसर आगे बढ़े। The time over which this occurs is unknown. Even in aggressive cancer that clinically seems to appear out of the blue, such as childhood acute lymphoblastic leukemia, cells bearing initiating mutation may be found in the blood sample taken as long as decade prior to diagnosis। ठीक है, इनिशिएटिंग म्यूटेशन का कोई टाइम स्पैन नहीं होता, कभी भी आपको जब कैंसर बन रहा होता है आपको मिल सकती है। ठीक है, the presence of initiated cell during this long preclinical prodrome is consistent with the idea that cancer arises from cells with stem cell like properties, so called cancer stem cells। ठीक है, वो कह रहा है कि जब भी इनिशिएटिंग सेल्स जो की परसिस्टेंस आपको सेल में मिलेगी तो प्री क्लिनिकली आप कह सकते हो कि कैंसर स्टेम सेल से अराइज हुए, मतलब कैंसर के अंदर स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए कैंसर स्टेम सेल्स उनको कहते हैं। स्टेम सेल्स मतलब ये कह रहे हैं जो एम्ब्रियोलॉजिकल हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल्स। अच्छा, loss of function mutation in a gene that maintains genomic integrity appears to be a common early step on the road of malignancy, particularly in solid mutation। अब वही लॉस ऑफ फंक्शन या गेन ऑफ फंक्शन, पहले हमने ड्राइवर म्यूटेशन पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे पैसेंजर म्यूटेशन। तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन बहुत जरूरी है सेल की मेलिग्नेंसी की तरफ पहला कदम, शुरुआत। ठीक है, स्पेशली सॉलिड ट्यूमर में। एंड म्यूटेशन, अब वो पैसेंजर म्यूटेशन की बात करें, पहले हमने ड्राइवर म्यूटेशन पढ़ी है, पैसेंजर म्यूटेशन। Mutation that lead to genomic instability not only increase the likelihood of acquiring driver mutation
but also greatly increase the frequency of mutation that have no phenotypic consequence, so called driver mutation. ठीक है, ड्राइवर वो जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिन्होंने ड्राइव किया था। अब पैसेंजर म्यूटेशन कौन सी हैं, जो कि कैंसर, जो कि जीनोमिक्स इंस्टेबिलिटी कॉज करेंगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ ड्राइवर म्यूटेशंस बढ़ेंगी, सेल ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर म्यूटेशन गेन मतलब करता जाएगा, इनिशिएट करता जाएगा कैंसर को, बट दे हैव आल्सो द greatly they have increased the frequency of mutation, but also greatly increase the frequency of mutation that have no phenotypic consequence। ठीक है, सेल के अंदर कोई phenotypic consequence नहीं है। ठीक है, म्यूटेशन होती जा रही है लेकिन सेल आपस में एक दूसरे से पहचाने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब उनके अंदर पैसेंजर म्यूटेशन आती जा रही हैं। ठीक है, विच आर मच मोर कॉमन देन ड्राइवर म्यूटेशन। एक ड्राइवर ने ट्रेन जिस तरह कह लो कि चला दी, ठीक है, और उसके बाद जो पैसेंजर म्यूटेशन है वो अब आपस में उस फ्रिक्वेंस मजीद तेजी के साथ, जैसे कोरोना एक से दूसरे को होता है ना, इस तरह ये पैसेंजर म्यूटेशन ग्रेटली इंक्रीज कर देती है फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन को। एक ने छींक मारी तो दूसरे को हो गया, लेकिन पैसेंजर म्यूटेशन वो होंगी कि एक सेल से दूसरे दूसरे, और उनके अंदर कोई फिनोटिपिक कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। One established tumor evolved genetically during their outgrowth and progression under the pressure of Darwinian selection, survival of the fittest। अच्छा, अब ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, देखो इस सारे पैराग्राफ में वो यही कह रहा है कि जो सेल फिट होता है वही आगे कैंसर को लेके चलता है। ठीक है, अर्ली ऑन ऑल द सेल्स इन ट्यूमर आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। शुरू में सारे आइडेंटिकल होते हैं। बाय द टाइम अ ट्यूमर कम्स टू क्लिनिकल अटेंशन इट हैज गॉन थ्रू अ मिनिमम ऑफ 30 सेल डबलिंग। ठीक है, इस तरह तुम लोगों को एमसीक्यू आ सकता है कि जब एक ट्यूमर स्टार्ट हो जाता है इतना कि वो क्लिनिकल अटेंशन के पेशेंट को पता चलना शुरू हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई गिल्टी उसकी बॉडी में बन चुकी है, अगर बाज़ाहिर नजर आ रही है या कोई उसके बॉडी में गड़बड़ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, उसको लगेगा उसका वजन घट रहा है, भूख कम हो रही है, उसको कोई उल्टियां आ रही हैं, कोई और मसला हो रहा है, अगर फीमेल से रिलेटेड है तो उसको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो रही है। उस टाइम तक वो कह रहा है कि कैंसर 30 गुना अपनी प्रॉपर्टीज डबल कर चुका होता है, 30 सेल डबलिंग हो चुकी होती हैं ऑलरेडी। ठीक है, जनरली वो कह रहा है जनरली जो ट्यूमर है उसका मैस 1 ग्राम पहुंच चुका होता है और अबाउट 109 सेल्स, 30 सेल्स डबलिंग हो गई है, इसका मतलब है कि कैंसर अब क्लिनिकल अटेंशन में आ गया है। And during this process, there is competition among tumor cells for access to nutrients and microenvironmental niches, and subclones with the capacity to overgrow their predecessors tend to win this Darwinian content। अब वो कह रहा है कि हर कैंसर सेल जाहिर है उसको खुराक भी चाहिए होगी सर्वाइवल के लिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको हर चीज चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो फिटेस्ट जो सेल होगा ना वो सर्वाइव करेगा। This pernicious tendency of tumors to become more aggressive over time is referred to as tumor progression। मतलब ये उसकी टेंडेंसी ट्यूमर की टू बिकम मोर एग्रेसिव ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ ज्यादा एग्रेसिव होता जाएगा ट्यूमर, उसको हम कहते हैं ट्यूमर प्रोग्रेशन, जैसे यानी कि ट्यूमर प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा, अब वो कुछ एग्जांपल दे रहे हैं कि एक स्टूडेंट कैसे बताए, अगर एक स्टूडेंट आपसे पूछता है कि हाउ डू वी नो दैट जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सबक्लोन्स रियली एग्जिस्ट इन एनी पर्टिकुलर कैंसर। ठीक है, कि आप कैसे कह सकते हैं कि कैंसर जो है वो जेनेटिकली सबक्लोनिंग की वजह से हुआ है। एंड इसकी वजह से अब सपोर्टिंग आइडियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से हम ऐसे टेस्ट हैं, ठीक है, जिनकी वजह से डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह का हम आइडिया लगा सकते हैं। सो अब वो जैसे बताया उसने कि 2 टाइप ऑफ म्यूटेशंस स्टडीज में आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। पहली ऐसी म्यूटेशन होती हैं जो कि ट्यूमर साइट्स पे प्रेजेंट होती हैं, विच वर प्रिज्यूमली प्रेजेंट इन द फाउंडिंग सेल एट द मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरी ऐसी म्यूटेशन विच आर यूनिक टू अ सबसेट ऑफ ट्यूमर साइट which were likely acquired after transformation during the outgrowth and spread of the tumor। एक तो वो जो ट्यूमर साइट पे, जब ट्यूमर टेस्टेड साइट पे पहले से प्रेजेंट थी, फाउंडिंग सेल के अंदर थी, और दूसरी वो म्यूटेशन जो कि जब ट्यूमर आउटग्रोथ या स्प्रेड होने लगी तब ट्रांसफॉर्म हुई। ठीक है, अच्छा, सेकेंड टाइम ऑफ ट्यूमर म्यूटेशन जो है वो एक फैमिली ट्री बना देता है, जिसकी वजह से जेनेटिक रिलेशनशिप डिफरेंट ट्यूमर्स के अंदर पता लगने शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बाकी इस पैरा में वो वही बात कर रहा है डार्विनियन और गैलापागोस आइलैंड, कि किस तरह ट्यूमर एक से मतलब फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किस तरह एक ट्यूमर की क्लोनिंग हो और आगे टाइमली ईयरली, और वो किस तरह महीनों के अंदर और वीक्स के अंदर ट्यूमर फैलता जाता है। Selection of the fittest cell can explain not only the natural history of cancer but also changes in the tumor behavior following therapy। One of the most profound selective pressure that cancer cell face is effective chemotherapy or radiotherapy given by the treating physician। ठीक है, so chemotherapy और radiotherapy कैंसर सेल के लिए बहुत प्रेशर होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा in addition to DNA mutation, epigenetic aberrations also contribute to the malignant
प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल। एक तो जीएनए म्यूटेशन हो गए और एपिजेनेटिक एबेरेशन, जैसे हमने जेनेटिक्स में ये पढ़ा था, ये जो जीन के साथ साथ जो चेंजेस चल रही होती हैं और वो भी मैलिग्नेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स के में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था डीएनए मिथाइलेशन, ठीक है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ये हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था कि डीएनए मिथाइलेशन हो जाती है, उसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, या हिस्टोन के लेवल में मॉडिफिकेशन हो जाती है, यानी कि प्रोटीन्स डीएनए के अंदर पैकेज हो जाती हैं, ठीक है, इंसर्ट हो जाती हैं जिन म्यूटेटेड प्रोटीन्स। अच्छा, epigenetic mutation usually passed on faithfully to daughter cell, but on occasion alteration may occur that results in changes in the gene expression। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता यही सारी एपिजेनेटिक म्यूटेशन आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, देयर रिस्पॉन्स, जैसे ये डीएनए मिथाइलेशन कैंसर सेल में अगर हो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइलेंसिंग ऑफ सम ट्यूमर सुप्रेसर जीन। ठीक है, ये डीएनए मिथाइलेशन कैंसर सेल में हो गई है, वो क्या करेगा, जाके वहाँ ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स को साइलेंट कर देगा। ठीक है, ट्यूमर सुप्रेसर जीन काम क्या था, उन्होंने ट्यूमर को बढ़ने से रोकना था। ट्यूमर सुप्रेसर जीन अगर साइलेंट हो गए तो आगे ट्यूमर फैलता जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग अवेयरनेस इनकी वजह से कैंसर ट्रीटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये डीएनए मिथाइलेशन हिस्टोन मॉडिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, ये डायग्राम आप लोगों की बुक में बनी हुई है कि ये नॉर्मल सेल दिखाया हुआ है, अब ये कार्सिनोजन इंड्यूस्ड म्यूटेशन हुई, कोई चेंजेस आई सेल के लेवल पे, इनिशिएटेड प्रिकर्सर विद स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ, ये कलर देखो, इनिशिएटिंग म्यूटेशन इसके अंदर स्टार्ट हुई एंड एक्विजिशन ऑफ जीनोमिक इंस्टेबिलिटी अब स्टार्ट हो गई है। फिर उसके बाद क्या हो गया, म्यूटेशन ने पहले इनिशिएटेड प्रिकर्सर बना, फिर उसके बाद म्यूटेशन अफेक्टिंग द जीनोमिक इंटेग्रिटी, अब जीन्स के लेवल पे चेंजिंग आएगी। ठीक है, प्रिकर्सर विद म्यूटेटर फिनोटाइप, चेंज आती जाएंगी सेल के स्ट्रक्चर के अंदर, और एक्विजिशन ऑफ कैंसर हॉल मार्क्स अब इस लेवल पे आते जाएंगे जब जीनोमिक इंटेग्रिटी के लेवल पे म्यूटेशन होगी। एडिशनल ड्राइवर म्यूटेशन आएंगी, फर्दर जेनेटिक एवोल्यूशन होगी और फाउंडिंग कैंसर सेल बनता जाएगा। और जब मजीद म्यूटेशन होगी और सब क्लोनिंग होगी तो ये देखो एक से क्लोन बन के फोटोकॉपी होके कितने ज्यादा बन जाएंगे, जेनेटिकली हेट्रोजीनस कैंसर। ठीक है, अब एक सेल था ना ये ब्लू कलर का, अब देखो लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, लाइलिक है, हर तरह का कैंसर सेल बनता जाएगा। ठीक है, डायग्नोसिस के टाइम। सो एक्यूमुलेशन ऑफ ड्राइवर एंड पैसेंजर म्यूटेशन बोथ आर इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर फॉर द कैंसर टू अकर। अच्छा, इसके अलावा कुछ कैंसर एंड मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स होते हैं, जैसे ऑल कैंसर डिस्प्ले 8 फंडामेंटल चेंजेस इन सेल फिजियोलॉजी, सेल सफिशिएंसी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एमसीक्यू में भी और एससीक्यू लेवल पे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेल के सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स बताएं। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा, इनको रट्टा लगा के पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको बिल्कुल समझ के पढ़ो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स। एक ट्यूमर सेल्फ सफिशिएंट होता है, मतलब उसको किसी और की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि प्रोलिफरेट करे विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सेल्फ सफिशिएंसी। अच्छा, अगर तुम लोगों को मैं एमसीक्यू दूं तो यू जस्ट नीड टू राइट डाउन दिस पॉइंट, सिर्फ पॉइंट ही लिख दो, बीच में एक्सप्लेनेशन ना भी करो तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, और यूएचएस में भी अगर ये इंपॉर्टेंट, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो द मेन थिंग इज यू हैव टू मेमोराइज द हेडिंग्स। ठीक है, हेडिंग याद रखो, तुम लोग को पता होना चाहिए कि कैंसर किस तरह से पड़ रहा है बन रहा है ठीक है, अब वो कैंसर के हॉल मार्क्स में सबसे पहला है कि सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल, सेकेंड इज द इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स। अब जो ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स थे ना, जो ग्रोथ को रोक रहे थे, उनकी इनसेंसिटिविटी हो गई है, मतलब अब बॉडी उससे बिल्कुल तौर पे अलग हो चुकी है, इनसेंसिटिव हो चुकी है, ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स के ऊपर से रुकावट हट चुकी है। ठीक है, ठीक है, अब वो ग्रो इनसेंसिटिविटी हो गई है, मतलब अब वो ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स हट चुके हैं। ठीक है, अब ट्यूमर की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती जाएगी। थर्ड इज द ऑल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ट्यूमर सेल अंडरगो मेटाबॉलिक स्विच टू एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कॉल्ड द वॉरबर्ग इफेक्ट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, व्हिच एनेबल द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स एंड ऑर्गेनेल्स दैट आर नीडेड फॉर रैपिड सेल ग्रोथ। सेल की मेटाबॉलिज्म ऑल्टर्ड होती जाएंगी, चेंजेस आती जाएंगी। देन इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस, वही जो पहले पॉइंट हमने पढ़ा। देन लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, लिमिटलेस, अब रेप्लिकेशन की पोटेंशियल खत्म हो चुकी है, सेल अंधाधुन रेप्लिकेट करता जाएगा। देन सस्टेन एंजियोजेनेसिस, जाहिर है एक ट्यूमर सेल ग्रो कर रहा है तो वो खुराक के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर, ब्लड सप्लाई के बगैर तो नहीं ग्रो करेगा ना, तो सस्टेन एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है वेसल का बनना, ब्लड वेसल्स का बनना। ठीक है, सस्टेन एंजियोजेनेसिस चाहिए ट्यूमर को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा सेल के अंदर इन्वेजन और मेटास्टेसिस की एबिलिटी होनी चाहिए। जाहिर है कैंसर सेल तभी हम कहेंगे जब वो इन्वेड करेगा या वो मेटास्टाइज करेगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाएगा। और लास्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू एवेड द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स है उसको एवेड करना है, उसके ऊपर काबू पा लेना है। ठीक है,
मतलब सेल का इम्यूनिटी जब लो हो जाएगी तो कैंसर सबसे ज्यादा ग्रो करता है। अच्छा, ये एक साइकिल बना हुआ है बच्चों हॉलमार्क ऑफ कैंसर का। इसमें आप देख लो वही सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं कि किस तरह से इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस, वेसल का बनना, रेजिस्टिंग सेल डेथ, डीरेगुलेटिंग द सेलुलर एनर्जेटिक्स, देन सस्टेन proliferative signals, avoiding the immune destruction, then evading growth suppressor, enabling replicative potential, immortality, tumor promoting inflammation, activating invasion and metastasis। ये वही 8-9 पॉइंट्स को उसने डिफरेंट तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, ये किस किस तरह से कैंसर अपना आपको जाहिर करेगा। अच्छा, अब सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल ऑन्कोजीन्स का मतलब यही है जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, ये वाला सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल। अब इन पॉइंट्स को ना आपकी बुक में अलग अलग करके उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हर पॉइंट को, ये काफी डिटेल्ड पॉइंट है, इनको जरा गौर से सुनना और मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगी। ऐसे जीन्स जो कि सेल की ऑटोनोमस ग्रोथ करते हैं कैंसर सेल्स की, उनको कहते हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्को इज यूज्ड फॉर कैंसर एंड जीन्स जीन्स के लिए। ठीक है, ऐसे जीन्स जो कि कैंसर सेल्स की ऑटोनोमस ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑन्कोजीन्स। एंड देयर अनम्यूटेटेड सेलुलर काउंटर पार्ट्स आर कॉल्ड प्रोटो ऑन्कोजीन्स। मतलब उनके जब अनम्यूटेटेड, मतलब जब म्यूटेशन नहीं आई थी सेलुलर लेवल पे, उन जीन्स को हमने कहा था प्रोटो ऑन्कोजीन्स। यानी कि हम ये कहेंगे कि जब कैंसर फैलना नहीं शुरू हुआ था तो इन ऑन्कोजीन्स को हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। और जब कैंसर फैलना शुरू हो गया है, कैंसर सेल्स में चेंजेस आ गई हैं, जीन्स में चेंजेस आ गई हैं, तब हम कहेंगे ऑन्कोजीन्स। सो प्रोटो वाले पहले हैं और उसके बाद क्या बना, ऑन्कोजीन्स। सो अगली लाइन देखो रेड में लिखी हुई है कि ऑन्कोजीन्स आर क्रिएटेड बाय म्यूटेशंस इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड इंक्लूड प्रोटीन्स लाइक oncoproteins that have the ability to promote cell growth in the absence of normal growth promoting signal। so oncogenes पहले बने, उन्होंने क्या किया, सॉरी, प्रोटो ऑन्कोजीन्स पहले बनते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशन होती है तो ऑन्कोजीन्स बनते हैं। ये लाइन में से एमसीक्यू जरूर आता है यूएचएस में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज करने के लिए तुम लोगों के पहले प्रोटो ऑन्कोजीन है कि पहले ऑन्कोजीन आता है, पहले आता है प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन के अंदर म्यूटेशन होगी तब बनेगा ऑन्कोजीन। ठीक है, और ऐसी प्रोटीन जो इनकोड होती हैं इस नतीजे में, उनको हम कहते हैं ऑन्कोप्रोटीन्स। ठीक है, oncoproteins resemble the normal products of proto-oncogene but bear mutation that are often inactivate internal regulatory elements. Consequently, their activity in cell does not depend on the external signal। ठीक है, सेल की जो प्रोटीन्स है ना, उनके अंदर चेंजेस आती जाएंगी, म्यूटेशन। And under physiologic condition, growth factor signaling pathway can be resolved into the following step। The binding of अभी growth factor जिनके अंदर changing है, ठीक है, क्योंकि हमने point क्या पढ़ा था, self sufficiency in growth signals। अब जितने भी growth, ये तो पहले उसने कोई definition बता दी ना कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ऑन्कोप्रोटीन्स क्या होते हैं। इनके तीनों के तुम्हें डिफरेंसेस क्लियर कट पता होना चाहिए कि पहले प्रोटो ऑन्कोजीन आता है फिर ऑन्कोजीन आता है। ऑन्कोजीन क्या करेगा, ऑन्कोप्रोटीन्स के अंदर, यानी कि प्रोटीन्स के अंदर जब म्यूटेशन करेगा तो हम उन प्रोटीन्स को कहते हैं ऑन्कोप्रोटीन्स। अच्छा, अब जो ग्रोथ सिग्नल्स हैं, फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे है, वो किस तरह से नॉर्मली फिजियोलॉजिक कंडीशन में किस तरह से वो पाथवे चलता है। सबसे पहले तो ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। फिर क्या होता है, ट्रांजिएंट एंड लिमिटेड एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। उस फैक्टर के अंदर ट्रांजिएंट और लिमिटेड एक्टिवेशन होती है विच इन टर्न एक्टिवेट सेवरल साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन। जब साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स के अंदर चेंजेस आती जाएंगी, फिर उसके बाद न्यूक्लियर के प्रोटीन्स के अंदर चेंजेस आती जाएंगी विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक अफेक्टर प्रोटीन एंड सेकेंड मैसेंजर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगी, इंडक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर रेगुलेटरी फैक्टर्स दैट इनिशिएट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। ज़ाहिर है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, सो डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आती जाएंगी। देन क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्टर दैट प्रमोट एंट्री एंड प्रोग्रेशन ऑफ द सेल इनटू द सेल साइकिल अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन सेल डिवीजन। ठीक है, और अल्टीमेटली सेल डिवीजन में चेंजेस आती जाएंगी। ठीक है, तो ये ग्रोथ फैक्टर सिग्नल इस तरह से, ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग जब होगी तो वो बॉडी को इस तरह स्टेप वाइज अफेक्ट करती है। ठीक है,
अब आगे वो कह रहा है aberration in multiple signaling pathways have been identified in various tumors. Many components of these pathways act as oncoprotein when mutated. So हमने ये growth signaling pathways में mutation देखनी है. जितने भी हमारे growth signaling pathway है ना, growth को signal दे रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर म्यूटेशन होगी तभी हमारी जैसे कह लो ना जैसे कह लो सेल्फ सफिशिएंट ग्रोथ सिग्नल्स होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो ग्रोथ सिग्नल इतने पावरफुल हो जाएंगे जब उनके अंदर गड़बड़ होगी कि वो खुद से ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ करवाते जाएंगे। अब वो मेजर सिग्नलिंग पाथवेज बता रहा है जो कि सेलुलर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे दैट विल बी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे, ठीक है, जो कि सेलुलर ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे, इसके अलावा जैक स्टैट पाथवे, डब्ल्यू पाथवे, नॉच पाथवे, हेजहॉग पाथवे, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एसमैड पाथवे एंड न्यूक्लियर factor KB pathway. Abnormalities in all these pathways are implicated in development and progression of various cancers. ठीक है, ये कुछ पाथवेज हैं, इनके अंदर एबनॉर्मलिटीज होंगी तो कैंसर फैलता जाएगा। ट्रेडिशनली वो बता रहा है कि ऑन्कोप्रोटीन्स को हम सेवरल एक्सेलरेटर्स के साथ लिंक करते हैं दैट स्पीड द रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड देयर डीएनए, और ट्यूमर सप्रेसर जीन इनके ऊपर एक ब्रेक का काम करती हैं जो कि इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती हैं। सो प्रोलिफरेशन ऑफ सेल को ना सिर्फ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए चाहिए होता है बल्कि उसको चाहिए होता है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, membrane and various macromolecules and organelles to enable a mother cell to divide and to produce two complete daughter cells. अच्छा, ये बच्चों आप लोगों की बुक में कुछ जीन्स का जिक्र हुआ है जिसमें उसने बताए हुए हैं selected oncogenes, their mode of activation and the associated human tumors. ठीक है, ये कैटेगरी है, ये कुछ ग्रोथ फैक्टर हैं, फिर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स बताए हुए हैं जहाँ पे ग्रोथ फैक्टर एक्ट करते हैं, फिर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, न्यूक्लियर रेगुलेटरी प्रोटीन एंड सेल साइकिल रेगुलेटर्स। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज हैं ग्रोथ फैक्टर्स की, ग्रोथ फैक्टर्स की ये कुछ कैटेगरीज हैं। उसके अलावा उनका मोड ऑफ एक्टिवेशन बताया हुआ है और ये प्रोटो ऑन्कोजीन है, ठीक है, इसके अंदर चेंजेस होंगी, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन, अभी ऑन्कोजीन नहीं बना लेकिन इसके लेवल पे चेंजेस होंगी। फिर कौन सा मोड ऑफ एक्टिवेशन होगा ट्यूमर के अंदर, क्या वो ओवर एक्सप्रेस हुआ, क्या उसकी एम्प्लीफिकेशन हुई, क्या उसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हुई, दिस होल कैलो के टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके साथ एसोसिएटेड ह्यूमन ट्यूमर कौन सा होगा, जैसे ग्रोथ फैक्टर है जी, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर बीटा जीन, प्रोटोन को जीन कौन सा होगा उसका, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर बीटा, उसका एक्टिवेशन, वो ट्यूमर एक्टिव कैसे होगा, मतलब प्रोटोन के जीन के अंदर क्या ऐसा प्रोसेस होगा कि ट्यूमर एक्टिव हो जाएगा, ओवर एक्सप्रेशन, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की ओवर एक्सप्रेशन होगी जब बीटा चेन की, और उससे ट्यूमर कौन सा बनेगा, एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, उसके अंदर कैटेगरी है और चेंजेस के प्रोटोन को जीन कौन सा होगा, HST1 फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 3, उसके अंदर एक्टिवेशन क्या होगी, या ओवर एक्सप्रेशन होगी या एम्प्लीफिकेशन होगी, और ट्यूमर कौन कौन सा बन सकता है, ऑस्टियोसार्कोमा, स्टमक कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या मेलानोमा। फिर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, इसमें जीन ये होगा, ओवर एक्सप्रेशन इस जीन की होगी और एस्ट्रोसाइटोमा कैंसर होगा। इसके अलावा हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, नाम से पता लग रहा है कि लिवर कैंसर करेगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के लेवल पे जब चेंजेस होंगी वो कौन सा कैंसर कॉज करेंगे और उनके अंदर कौन सा प्रोसेस हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इनमें से एक एक दो दो तुम लोगों को पता होना चाहिए लाजमी, और एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं तुम लोगों से पूछूं कि जी ये ब्लैडर कैंसर है, ठीक है, ब्लैडर कैंसर इज कॉज्ड बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ विच जीन, ठीक है। अब मैंने काफी सारे जीन लिखे हैं, वहाँ पे PDGF लिखा हो, HST1 लिखा हो, TGFA लिखा हो या HGF लिखा हो और साथ FGF3 लिखा हो, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लैडर कैंसर इज कॉज्ड बाय एम्प्लीफिकेशन और ओवर एक्सप्रेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 3 जीन, ठीक है। इस तरह करके एमसीक्यू आते हैं, या तुम लोगों को आ सकता है। अब ये कुछ कैंसर बने हुए जो कि प्रोटीन्स में चेंजेस करते हैं, जैसे GTP बाइंडिंग प्रोटीन, ये नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज प्रोटीन है। इसके अलावा कुछ सिग्नलिंग पाथवे जैसे मैंने बताए थे, कुछ तो टायरोसिन काइनेज पाथवे होते हैं, कुछ रैस सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है, कुछ नॉर्थ सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है, कुछ जैक स्टेट सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि कोलोन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर इज कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन in KRAS proto-oncogene by which of the following protein,
अब प्रोटीन 3-4 मैंने यहाँ से लिखी नहीं हो, लेकिन जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से में अगर पॉइंट म्यूटेशन हो तो कोलोन कैंसर होता है। ठीक है, सो दिस पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद करना होगा। अब वो आगे बता रहे हैं कि प्रोटो ऑन्को जीन्स के मल्टीपल रोल हैं बॉडी में, ऑन्कोजीन्स के और ऑन्को प्रोटीन्स के। प्रो ग्रोथ प्रोटो ऑन्कोजीन्स में इनकोड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सिग्नल ट्रांसडक्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी प्रो ग्रोथ ऑन्कोप्रोटीन्स इन दो सेल्स विल सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ। ठीक है, signal transducer RAS, which operate immediately downstream from receptor tyrosine kinase, and two signaling arms that are downstream of RAS, the mitogen activated protein kinase pathway and the phosphainositidil 3 kinase pathway, which is particularly important in cancer cell growth. ठीक है, two pathways जो RAS में signal transducer, ये बच्चों ये वाला, ये सिग्नल रैश सिग्नल ट्रांसडक्शन जो कि मेलानोमास, ल्यूकीमिया, कोलोन कैंसर और दूसरे कैंसर कॉज करते हैं, वो बता रहा है ये दो तरह के पाथवे से होता है। ठीक है, मतलब इसके दो बाजू हैं जो कि इस रैश को की डाउन स्ट्रीमिंग करेंगे। ठीक है, और वो कौन से दो पाथवे सिग्नलिंग आर्म्स हैं इसके, एक तो मैप पाथवे है, मैप काइनेस पाथवे यानी कि माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन पाथवे, दूसरा है PI3K AKT पाथवे। ठीक है, ये दो पाथवेज में चेंजिंग होगी तो रैश में गड़बड़ होती जाएगी। अच्छा, अब वो आगे बता रहा है कि ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे किस तरह से चलता है। ये अब उसने ग्रोथ फैक्टर बताया हुआ है, यहाँ पे ये आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रोथ फैक्टर है, ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, ग्रोथ फैक्टर आके इधर जुड़ा है, ये फार्नेसिल मेम्ब्रेन एंकर है, ये एक मेम्ब्रेन है, उसके साथ ये एंकरिंग प्रोटीन आगे अटैच हो गई है। अब बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ये एक बाइंडिंग प्रोटीन है, ये इनएक्टिव रैश था, जब प्रोटीन इसके साथ बाइंड करेगी जो कि ग्रोथ फैक्टर के साथ अटैच है तो वो इस इनएक्टिव रैश को एक्टिव कर देगी। ठीक है, यहाँ से देखें इसकी एक्टिवेशन हो गई है, एक्टिव रैश बन गया है। सो रैश पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम रैश का पढ़े हैं कि जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जहाँ पे जीटीपी प्रोटीन थी, जब रैश एक्टिव हो गया तो उसने जीटीपी प्रोटीन को जीडीपी में कन्वर्ट कर दिया। फिर अब एक्टिव रैश का क्या काम है, यहाँ से एरो नीचे आ रहा है, एक्टिव रैश क्या करेगा, ये रैफ और ये पाथवे MAP के पाथवे और दूसरा PI3 के पाथवे, ठीक है, AKT पाथवे, ये दोनों पाथवे हमने पढ़े थे जो कि क्या करेंगे, प्रो ग्रोथ मेटाबॉलिज्म करेंगे। इसके अलावा mTOR AKT पाथवे से mTOR पाथवे बनेगा जो कि इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। जो रैफ है वो MAP की माइटोजन एक्टिवेटेड पाथवे काइनेज की वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो DNA में हो रही है उसकी एक्टिवेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये MYC और डी साइक्लिन ये प्रोटीन्स हैं, ये सेल साइकिल प्रोग्रेशन करेंगी। सो इवेंचुअली इन सब के नतीजे में सेल ग्रोथ हो रही है, ये नीचे देखो लिखा हुआ है सेल ग्रोथ। ठीक है, सो ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवेज इन कैंसर, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जैसे उसने बताया कि रैस है, PI3K है, MYC है। ठीक है, and D cyclins are oncoproteins that are activated by mutation in various cancers। ठीक है, ये oncoproteins हैं, इनमें अगर चेंजेस होंगी ये वाली, ठीक है, ये AKT PI3 साइक्लिन्स ये वाली MYC, इनके अंदर अगर चेंजेस होंगी तो कैंसर फैलेगा। एंड GAPs apply brakes to RAS activation and P10 serves the same function for PIK3। ठीक है, अब वो कह रहा है ये जो गैप है ना GAP, ये ब्रेक अप्लाई करेगा रैस एक्टिवेशन पे। ठीक है, मतलब अगर ये यहाँ पे एक्ट करेगा GAP तो ये इस प्रोसेस को एक्टिव होने से रोकेगा। और सिमिलरली ये जो P10 है ना, ये यहाँ पे PI3K पे एज अ चेक का काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब ग्रोथ फैक्टर जो हम पढ़ रहे थे कि नॉर्मल सेल्स ग्रोथ फैक्टर्स को चाहिए होते हैं प्रोलिफरेट करने के लिए। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स के अंदर अगर चेंजेस होती जाएंगी तो फिर वो एक वो कह रहा है कि कैंसर सेल्स however acquire the ability to synthesize the same growth factor to which they are responsive, creating an autocrine loop। मतलब एक एक स्टेप, एक जिसे कह लो ना, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से कैंसर फैक्टर जो है वो म्यूटेटेड ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स वगैरह के पाथवेज को एक्टिवेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ब्रेन ट्यूमर्स हैं जैसे ग्लायोब्लास्टोमा, दे एक्सप्रेस बोथ प्लेटेड डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड प्लेटेड डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, and many sarcomas overexpress both transforming growth factor alpha and its cognate receptor, epidermal growth factor receptor, another member of the receptor tyrosine kinase family। ठीक है, अब कुछ कैंसर ऐसे हैं जैसे ब्रेन का कैंसर है जिसको हम ग्लायोब्लास्टोमा कहते हैं, उस वो इन दोनों पाथवेज के अंदर चेंजेस करेगा, जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर के अंदर भी करेगा और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे में। और कुछ सार्कोमास ये भी कैंसर हैं
ये क्या करते हैं, ओवर एक्सप्रेस करते हैं टीजीएफ अल्फा को एंड ईजीएफआर को। ठीक है, सो ये ग्रोथ फैक्टर्स में चेंजेस आती हैं तो ये ट्यूमर्स फैलते जाते हैं। इन ट्यूमर्स इन विच एन ऑटोक्राइन लोब इज एन इंपॉर्टेंट पैथोजेनेटिक एलिमेंट, द ग्रोथ फैक्टर जीन इटसेल्फ इज यूजुअली नॉट ऑल्टर्ड और म्यूटेटेड। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ, वही ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को ही वो आगे बताता जा रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑन्कोजीन इनकोड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ऑफ विच रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस आर आर्ग्यूएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कैंसर। ठीक है, ऑन्कोजीन्स ज्यादा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को इनकोड करते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, बच्चों एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से रिसेप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन्कोजेनेसिस में या कैंसर में, तो वो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस बेसिकली होते क्या हैं, इंपॉर्टेंट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के अंदर से निकलते हुए विद एन एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग डोमेन एंड अ साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज डोमेन। ठीक है, सो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जिनका एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन भी होता है और एक साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज डोमेन भी होता है। So the normally the receptor tyrosine kinase activity is activated transiently by binding of a specific growth factor to the extracellular domains। और जब इस टायरोसिन काइनेज प्रोटीन रिसेप्टर के साथ जब कोई ग्रोथ फैक्टर आके अटैच हो जाएगा इसके एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के साथ, तो फिर रैपिड चेंजेस या कन्फर्मेशनल चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं सेल के अंदर। जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर होता है देन autophosphorylate the tyrosine residues in its own intracellular tail, and these modified residues serve as site for recruitment of number of signaling pathways such as RAS and PI3K। कहने का मतलब ये है कि जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है ना, बेसिकली वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो भी ग्रोथ फैक्टर आएगा वो इसके साथ आके ज्यादातर अटैच हो जाता है। ठीक है, और फिर वो सेल की इंटरनल चेंजेस करते जाते हैं पाथवेज में, जैसे रैस और PI3K हमने पाथवेज पढ़े, इनके अंदर चेंजेस करते जाएंगे। अच्छा, receptor tyrosine kinases can be constitutively activated in tumor by multiple mechanisms including point mutation, gene amplification, overexpression या gene rearrangement। ये पीछे हमने टेबल में पढ़े थे कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है वो ट्यूमर्स के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू चेंजेस करते जाते हैं। फॉलोइंग अ सैलिएंट एग्जांपल ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जैसे ERBB1, ERBB2। ठीक है, देन जीन रीअरेंजमेंट। ERBB1 क्या करेगा, इट विल इनकोड द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर व्हिच इज इन्वॉल्व्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन इन सर्टेन कैंसर। ठीक है, ये पीछे अगर टेबल देखो तो इसमें भी बना हुआ है ये ERBB1, ERBB2। म्यूटेशन हुई एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग होगी, एम्प्लीफिकेशन होगी अगर ERBB2 की तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा होगा। ठीक है, सो 1 और 2 का याद रखना अगर तुम लोगों को। और ये फैमिली कौन सी है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर फैमिली। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है जिन पे आके ये ग्रोथ फैक्टर अटैच होंगे। सो ERBB1 की म्यूटेशन होगी तो होगा लंग का कैंसर, ERBB2 की एम्प्लीफिकेशन होगी तो होगा ब्रेस्ट का कैंसर। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे उसने एक्सप्लेन की हुई है इन दो पैराग्राफ में, वही चीज उसने बताई हुई है। जीन रीअरेंजमेंट क्या होगी, एक्टिवेट अदर रिसेप्टर काइनेज सच एज टायरोसिन काइनेज एल्क। फॉर एग्जांपल द डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम 5 fuses part of the ALK gene with part of another gene called EML4 in a subset of lung adenocarcinoma। ठीक है, resulting EML 4 ALK fusion gene encodes the chimeric EML4 ALK protein again with constitutive tyrosine kinase activity। मतलब जीन की जब रीअरेंजमेंट होगी ना वो भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस को एक्टिवेट करेगी। जैसे एक एग्जांपल दी हुई है उसने एल्क की, जैसे क्रोमोसोम 5 पे अगर डिलीशन हो जाएगी एल्क जीन की तो विद पार्ट ऑफ अगर डिलीशन हुई क्रोमोसोम 5 की, इट विल फ्यूजेस पार्ट ऑफ द एल जीन विद पार्ट ऑफ अनदर जीन कॉल्ड EML4 इन अ सबसेट ऑफ लंग कार्सिनोमा। लंग कार्सिनोमा का बता रहे हैं कि उसमें अगर एक क्रोमोसोम की डिलीशन हो तो दूसरा EML4 के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, the role of each mutation in promoting the growth and survival of tumor cells have been proven small part by response of tumor bearing these mutation। अच्छा, अब वो जैसे एग्जांपल दे रहा है ब्रेस्ट कैंसर में कौन से जीन में चेंजेस थी, ERBB2 में एम्प्लीफिकेशन हुई थी या HER2 की ओवर एक्सप्रेशन हुई थी। दे जनरली रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट विद एंटीबॉडीज और ड्रग्स दैट ब्लॉक HER2 एक्टिविटी। अब जो हम कीमोथेरेपी वगैरह देते हैं ना ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में, वो HER2 की एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए एंड ERBB2 की एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए हम नॉर्मली देते हैं। ठीक है, सो और इसके अलावा these inhibitor not only cause the cessation of tumor growth but also induce apoptosis and tumor regression। जब हम ये दवाइयाँ देंगे इनकी वजह से ना सिर्फ कैंसर बढ़ना बंद हो जाएगा बल्कि ट्यूमर की रिग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। इनहिबिटर्स ऑफ द EGFR and ALK प्रोड्यूस सिमिलर थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्सेज इन पेशेंट विद लंग एडिनोकार्सिनोमा, जिनमें जीन्स कौन सा था, ERBB1 जीन।
अच्छा, ट्रीटेड पेशेंट में देखा गया है कि कुछ एक्वायरिंग म्यूटेशन होती है इन सम अदर सिग्नलिंग पाथवे, मोस्ट ऑफन अनदर टायरोसिन kinase which sidesteps the effect of the drug, resulting in the resistance to targeted therapy. For example, lung cancer that develop resistance to EGFR inhibitor, most often an amplification in a gene called MET. वो कह रहे हैं कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि जो ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से आ जाते हैं, या जिनके अंदर एक आप दवाई दे रहे हैं, एक मेडिसिन दे रहे हैं जो कि EGFR इनहिबिटर है, ठीक है, इस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को इनहिबिट करेगी, ठीक है। वो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, लंग कैंसर, जिनके अंदर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर किसी और जीन, जैसे उसने बताया मेट एक जीन है, उसकी एम्प्लीफिकेशन हुई होती है, ठीक है, विच इनकोड्स येट अनदर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। दिस एक्सपीरियंस हाइलाइट्स वन ऑफ द मोस्ट डॉन्टिंग क्लिनिकल प्रॉब्लम्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस कैंसर, जिनके अंदर आगे डिफरेंट जीन की सप्लोनिंग हुई भी होती है, that are resistant to targeted therapy. अच्छा, कुछ डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट्स ऑफ द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग पाथवेज के हम स्टडी करेंगे। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन स्टिमुलेट रैस एंड टू मेजर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग आर्म, मैप काइनेज एंड पीआई थ्री के AKT पाथवे। दूसरा गेन ऑफ फंक्शन टाइप ऑफ म्यूटेशन होगी, और जब रैस म्यूटेशन एक ट्यूमर के अंदर पड़ी हुई होंगी, इसका मतलब एक्टिवेशन, इसका मतलब है when RAS mutation are present in a tumor, activating mutation in receptor tyrosine kinase are almost always absent, at least within the dominant tumor clone, implying that in such tumor activated RAS can completely substitute for tyrosine kinase activity. वो ये आगे बुक में कह रहा है कि जब एक ट्यूमर के अंदर रैस की म्यूटेशन प्रेजेंट है ना, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे टायरोसिन काइनेज की एक्टिवेशन या उसके रिसेप्टर पे चेंजेस एब्सेंट होंगे, क्योंकि जो रैस होगा वो सारे का सारा उसका फंक्शन संभाल लेगा। Thus, adenocarcinoma fall into mutually exclusive molecular subtype that are associated with mutation involving RAS और various tyrosine kinase genes. अब रैस की म्यूटेशन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये पॉइंट म्यूटेशन ऑफ रैस फैमिली जीन्स कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन्वॉल्विंग प्रोटोऑन्कोजीन इन ह्यूमन ट्यूमर, ठीक है। ह्यूमन ट्यूमर्स में सबसे ज्यादा जो प्रोटोऑन्कोजीन के चेंजेस जिसके अंदर एबनॉर्मेलिटी होंगी, वो है पॉइंट म्यूटेशन ऑफ द रैस फैमिली। अब रैस फैमिली के अंदर थ्री जीन्स हैं जो कि ह्यूमन जीन्स हैं, जैसे एच रैस, के रैस एंड एन रैस, जो कि इनिशियली retrovirus में discovered हुए थे, and approximately 15 to 20% of all human tumor express mutated RAS protein, but in some type of cancer the frequency of RAS is much higher. For example, 90% of pancreatic adenocarcinoma and cholangiocarcinoma contain a RAS point mutation, ठीक है। अगर आप ये टेबल देखो, जी, इसमें देखो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, ये सब रैस, के रैस, एच रैस, एन रैस, ठीक है, इनकी पॉइंट म्यूटेशन होंगी। अब कैंसर की टाइप देखो, कोलोन का कैंसर, लंग का कैंसर, पेंक्रियाटिक कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी ट्यूमर, मेलानोमा, हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसी, ठीक है, एंड जी नैस, ये सॉरी नैक एंड नैस ये अलग है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पॉइंट म्यूटेशन इन द के रैस, एच रैस, एन रैस। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा वो आगे बता रहे हैं कि रैस प्रोटीन्स क्या होती हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोटीन एसोसिएटेड स्मॉल जी प्रोटीन्स दैट बाइंड guanosine nucleotide and guanosine diphosphate similar to the larger trimolecular G protein. They normally flip back and forth between an excited signal transmitting state. बेसिकली बस ये याद रखना है, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड जी प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली, ठीक है। और ये अपने साथ किसको बाइंड करती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड गुआनोसिन डाइफॉस्फेट को, जीटीपी को एंड जीडीपी को, ठीक है। और इसके अलावा बस वही पाथवेज का जिक्र बार बार इसने किया हुआ है। Activation of RAS is transient because RAS has an intrinsic GTPase activity that is accelerated by GTPase activating protein, which bind to the active RAS and augments its GTPase activity by more than 1000-fold. अब वो कह रहे हैं जब RAS की एक्टिवेशन होती है ना, वो ट्रांजिएंट होती है, ठीक है, क्योंकि RAS के अंदर इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी होती है। ये GTP और ये GDP जिसका हमने जिक्र किया था, उसके अंदर GTPase एक्टिविटी होती है जो कि एक्सेलरेट होती है विद द हेल्प ऑफ GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जो कि इस रैस के साथ बाइंड करते हैं और जीटीपीएज एक्टिविटी को ऑगमेंट करते हैं, उसको तेज करते हैं।
Several distinct RAS point mutation have been identified in cancer cell, जो पीछे हमने देखी, that markedly reduce the GTPase activity. अच्छा, जब भी ये कैंसर सेल्स के अंदर रैस पॉइंट म्यूटेशन होंगी तो वो GTPase एक्टिविटी को कम कर देंगी. As a result, these mutated form of RAS are trapped in the activated GTP bound form and the cell receives pro-growth signal continuously. ठीक है, इसमें जो GTP और GDP का है ना, वही पॉइंट याद रखने की जरूरत है. इसके अलावा it follows from this scenario that the consequences of gain of function mutation in RAS protein should be mimicked by loss of function mutation in the GAPs that normally restrain RAS activity. ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब कैंसर एक फैलेगा, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी रैस प्रोटीन के अंदर, दे शुड बी मिमिक्ड बाय लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द GAPs दैट नॉर्मली रिस्ट्रेन द रैस एक्टिविटी. ठीक है, एक का गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है और GAPs का जो प्रोटीन्स हैं उनका लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है. सो इंडीड डिसेबलिंग म्यूटेशन ऑफ द न्यूरोफाइब्रिन 1, a GAP encoded by NF1 gene are associated with the inherited cancer syndrome familial neurofibromatosis type 1. ये familial neurofibromatosis एक टाइप ऑफ कैंसर है जो कि वो कह रहा है डिसेबलिंग म्यूटेशन होती है, एक न्यूरोफाइब्रोमिन जीन है जो कि GAP जिसको इनकोड करती है बाय NF1 न्यूरोफाइब्रिन 1 जीन. ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमिन 1 NF1 जीन. ठीक है, इसके अंदर म्यूटेशन होगी तो फैमिलियल न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 होगा. ठीक है, अच्छा इधर उसको ये बच्चों, अच्छा नहीं यहाँ पे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का फैमिलियल नहीं जिक्र किया हुआ. अच्छा, इसके अलावा कुछ ऑन्कोजेनिक BRAF एंड PI3 की म्यूटेशंस होती हैं जो जिनका गेन ऑफ फंक्शन हो तो कैंसर की तरफ बढ़ जाती है बॉडी. अगर BRAF के अंदर म्यूटेशन होगी, फैमिली जो कि रैफ फैमिली मेंबर की जो कि रैफ फैमिली का एक मेंबर है, दे हैव बीन डिटेक्टेड इन क्लोज 100% ऑफ द हेरी सेल ल्यूकीमिया, मोर देन 60% ऑफ मेलानोमा. ये भी पीछे BRAF फैमिली लिखी हुई है, इसकी अगर म्यूटेशन होगी तो वो ये कैंसर होंगे जो कि पीछे टेबल में भी लिखी हुई है. अब BRAF का तुम लोगों को पता होना चाहिए कि BRAF क्या है. BRAF is a serine threonine protein kinase that sits at the top of cascade of other serine threonine kinase of the MAP kinase family. Like activating RAS mutation, activating mutation in the BRAF, they stimulate each of these downstream kinases and ultimately activate the transcription factor. ठीक है, ये BRAF म्यूटेशन पीछे टेबल में लिखी हुई है. बार बार टेबल इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि सारा इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है. ये BRAF. ठीक है, रैस सिग्नल ट्रांसड्यूसर ट्रांसडक्शन, पॉइंट म्यूटेशन होगी या ट्रांसलोकेशन होगी, मेलानोमा होगा, ल्यूकीमिया होगा, कोलोन कैंसर और दूसरे कैंसर. ठीक है, सो ये टेबल ही इस सारा चल रहा है. इसके अलावा म्यूटेशन ऑफ द PI3 के फैमिली ऑफ प्रोटीन जब होंगी, दे आर वेरी कॉमन इन सर्टेन कैंसर. PI3 के क्या है, इट इज अ हेट्रोडाइमर व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ रेगुलेटरी सब यूनिट एंड अ कैटालिटिक सब यूनिट of which several tissue specific isoform exist. Normal condition में क्या होता है, PI3K is recruited by receptor tyrosine kinase activation to plasma membrane associated signaling protein complex. Here like BRAF, it activates a cascade of serine threonine kinases including AKT which is a key signaling node. So अब वो यही कह रहा है कि जो जिस तरह बाकी हमने पीछे पढ़ी थी AKT फैमिली या फिर RAS फैमिली, इस तरह BRAF फैमिली, इस तरह PIK3 फैमिली ऑफ प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे वो बता रहा है कि mTOR क्या होता है. mTOR होता है अ सेंसर ऑफ सेलुलर न्यूट्रिएंट स्टेटस is activated by AKT and in turn stimulates protein and lipid synthesis. ये एक सेंसर है. mTOR is a sensor of cellular nutrient status, सेल के न्यूट्रिशनल स्टेटस का सेंसर है. अब बैड का वो बता रहा है, बैड क्या है, इज अ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन दैट इज इनएक्टिवेटेड बाय AKT एंड इफेक्ट दैट एनहांसेस सेल सर्वाइवल. ठीक है, बैड एक प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है दैट इज इनएक्टिवेटेड बाय AKT, जिसको जो AKT है वो इनएक्टिवेट कर देता है. Similarly, FOXO transcription factors हैं कुछ which turn on gene that promote apoptosis और also negatively regulated by AKT. एक तो BAD, एक तो और फिर FOXO जो कि AKT phosphorylation की वजह से regulate होते हैं. Like RAS, PI3K is negatively regulated by an important braking factor called P10. ठीक है,
ब्रेकिंग फैक्टर है, ठीक है, जो कि PI3K के ऊपर नेगेटिव रेगुलेशन करता है। Alteration in virtually all components of the PI3K AKT pathway have been found in various cancer. PI3K and its antagonist P10 are most frequently mutated. PI3K mutation affect the catalytic subunit and generally result in an increase in the enzyme activity. For example, अब ये जितना एग्जाम्पल वाला सिनेरियो है, इस तरह तुम लोग को आ सकता है, जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है ऑफ द अल्फा आइसोफॉर्म ऑफ द PI3K कैटालिटिक सब यूनिट, ठीक है, और इसका एंटेगोनिस्ट कौन सा है, P10. As would be expected, P10 is a tumor suppressor gene whose function is lost through mutation or epigenetic silencing in many cancer, particularly endometrial carcinoma. ठीक है, PI3K क्या है, कैंसर सिग्नलिंग प्रोटीन है, ठीक है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था ग्रोथ फैक्टर रैस की फैमिली का एक हिस्सा है, ठीक है। अब ये क्या क्या करेगी, जब ये अपना काम दिखाएगी, इसका गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा, तो ये P10 इसका एंटेगोनिस्ट है, PI3K का एंटेगोनिस्ट है P10, वो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है और उसके फंक्शन को लॉस्ट कर देगी। जब P10 का फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा, इसका मतलब है कि कैंसर फैलता जाएगा, कैंसर को सप्रेस करने का ट्यूमर सप्रेसर जीन अब खत्म हो चुका है। Because RAS proteins are so frequently mutated in human cancer, much effort has been to develop targeted specific therapy इसके against, जिसमें BRAF mutations को कंट्रोल करने के लिए डेवलप की जा रही है। इसके अलावा ऑल्ट्रेशन इन नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, अभी हमने पीछे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पढ़े, अब हम कुछ पढ़ेंगे ऐसे जो कि नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज हैं, प्रोटीन्स हैं, उनके अंदर अगर चेंजेस होती जाएंगी। Mutation that confer oncogenic activity occur in several non-receptor tyrosine kinase that normally localizes to the cytoplasm or nucleus of the cell. कुछ ऐसी कंडीशन में जहाँ पे म्यूटेशन टेक द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और रीअरेंजमेंट, दे क्रिएट फ्यूजन जीन्स इनकोडिंग इन कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव टायरोसिन काइनेजेस, ठीक है। इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ABL टायरोसिन काइनेज है, जैसे क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में ABL gene is translocated from its normal abode on chromosome 9 to chromosome 22, and there is with the BCR gene. The resultant chimeric gene encodes a constitutively active oncogenic BCR-ABL tyrosine kinase. ये बुक में आप लोगों की एक तस्वीर बनी हुई है, ये वाली ट्रांसलोकेशन या एसोसिएटेड ऑन्कोजीन में कैसे चेंजेस आती हैं। अब ये नॉर्मल क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, इसमें ABL ऑन्कोजीन यहाँ अटैच है, ठीक है। अब ये BCR लोकस के ऊपर, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ABL ऑन्कोजीन इस जगह से हट जाएगा और यहाँ पे ये जो दूसरा जीन है इसके साथ यहाँ पे BCR लोकस के लेवल पे ये देखो यहाँ पे डिटैच हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अटैच इस जगह पे हो जाएगा, ABL ऑन्कोजीन यहाँ हो जाएगा, BCR लोकस यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये देखो BCR लोकस के साथ ABL ऑन्कोजीन अटैच हो गया है और BCR ABL हाइब्रिड जीन बन गया और टायरोसिन काइनेज, फिर टायरोसिन काइनेज बना और एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो गया। इस तरह यहाँ पे जब 922 क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन होती है तो हम कहते हैं CML क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया, एक किस्म का कैंसर है, वो बन जाता है। सो अगर MCQ तुम लोगों को आए कि CML में कौन से जीन पे ट्रांसलोकेशन होगी, क्रोमोसोम लेवल पे ट्रांसलोकेशन होगी, क्रोमोसोम 9 इन क्रोमोसोम 22। इस तरह नॉर्मल क्रोमोसोम 8 और 14 में अगर MYC ऑन्कोजीन, यहाँ पे ABL ऑन्कोजीन था, यहाँ पे है MYC ऑन्कोजीन, यहाँ पे कौन सा कैंसर बनेगा, बर्किट लिम्फोमा। और कौन से जीन्स या क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन से 8 और 14, IG जीन यहाँ से और MYC ऑन्कोजीन यहाँ से इंक्रीज MYC प्रोटीन करेगा और इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ प्रो ग्रोथ जीन्स। तो ये MCQ के लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन से लोकस पे चेंजेस होंगी, दूसरा कौन से क्रोमोसोम नंबर पे चेंजिंग होगी, तीसरा कौन सा टाइप ऑफ कैंसर होगा और तीसरा और चौथा कौन सा टाइप ऑफ पाथवे होगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो ट्रीटमेंट ऑफ CBL के लिए, CML के लिए कह रहा है क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया, जो ऊपर वाला 922 वाला, इसके लिए काफ़ी सारी डिफरेंट थेराप्यूटिक और रिसर्च जारी है, डिज़ाइनर ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इसको कैंसर को की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होंगी। कुछ ऐसी थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज जो कि BCR ABL इनहिबिटर्स होंगे, जैसे यहाँ BCR ABL था ना, ठीक है, यहाँ हाइब्रिड जीन बना था, इसको जीन को इनहिबिट करने के लिए कुछ दवाइयाँ बनाई जा रही हैं ताकि ये पाथवे आगे ना चले, ठीक है। The presence of BCR ABL fusion gene defines CML and must be the initiating event of this disease. अच्छा बच्चों, 1 मिनट रह गया है, आप लोगों के 5-6 मिनट्स और लूँगी ताकि हम इस टॉपिक को ख़त्म करें, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रेजेंस ऑफ
BCR-ABL फ्यूजन जीन जो कि CML को डिफाइन करती हैं, दे आर इनिशिएटिंग इवेंट इन दिस जीन। ठीक है, ये BCR-ABL हमने पीछे डिटेल में देख लिया डायग्राम में, ये BCR-ABL। ठीक है, BCR लोकस था और ABL ऑन्कोजीन था। ठीक है, वही चीज़ इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। आगे कुछ और नॉन इंस्टेंसेस, अदर इंस्टेंसेस में वो बता रहे हैं, कुछ नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस हैं, दे आर एक्टिवेटेड बाय पॉइंट म्यूटेशन दैट abrogate the function of negative regulatory domains that normally hold enzyme activity in a check. Example of this type of mutation is found in the non-receptor tyrosine kinase JAK2। JAK2 का काम क्या होता है कि वो JAT सिग्नलिंग पाथवेज में पार्टिसिपेट करता है, माइटोजेनिक सिग्नल्स ग्रोथ फैक्टर से ट्रांसड्यूस करता है साइटोकाइन रिसेप्टर्स को दैट लैक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। सो जैक स्टैट जो सिग्नलिंग है, बेसिकली एक्टिवेशन, उनकी जो एक्टिवेशन है, they alter the expression of target genes that bind STAT transcription factor. Several myeloproliferative disorders, particularly polycythemia vera, essential thrombocytosis, and primary myelofibrosis, they are highly associated with the activating point mutation in JAK2। ठीक है, अब ये कुछ फॉर्म ऑफ कैंसर बताए हुए एमसीक्यूज में, तुम लोग को याद सकता है कि ये जैसे पोलीसाइथीमिया वेरा है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस, ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं, दे आर नॉट, सॉरी, कैंसर नहीं है। कुछ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स होंगे विच आर एसोसिएटेड विद एक्टिवेटिंग पॉइंट म्यूटेशन इन जैक2 पाथवे। ठीक है, अच्छा, अब कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, पीछे टेबल में भी बने हुए हैं। जस्ट ऑल रोड लीड्स टू रोम, ऑल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कन्वर्ज ऑन द न्यूक्लियस वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट जीन्स दैट ऑर्केस्ट्रेट द सेल्स ऑर्डरली एडवांस थ्रू द माइटोटिक साइकिल इज एक्टिवेटेड। ठीक है, अब कुछ जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि सारे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे न्यूक्लियस के ऊपर आके एक्ट करेंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जैसे कुछ MYC, MYB, JUN, FOS एंड REL प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, उनके लेवल पे चेंजेस होंगी, म्यूटेशन होंगी। सो दे आर न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट ड्राइव द ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन्स। ऑफ दीज, इन जीन्स में से MYC इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द ह्यूमन ट्यूमर्स, और इसी को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब MYC oncogene, proto-oncogene is expressed in virtually all eukaryotic cells and belongs to the immediate early response gene, which are rapidly and transiently induced by the RAS-MAP kinase signaling following growth factor stimulation of quiescent cells. So MYC proto-oncogene virtually सारे eukaryotic cells पे present होता है, ठीक है, and belongs to the immediate early response gene. ठीक है, so MYC proteins concentration are tightly controlled at the level of transcription, translation, and protein stability, and virtually all pathways that regulate growth impinge on the MYC to one or more of the mechanism. अच्छा, अब जितने भी MYC जीन्स हैं बच्चों, इसके अलावा कुछ साइक्लिन्स हैं हमारे, यही रह गए हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, फिर हम दूसरा टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मेरा आप लोगों के साथ मंडे को होगा 1 से 2 बजे तक, उसमें हम ब्रीफली MYC को देख लेंगे। ठीक है, और कुछ सेल साइक्लिन्स, ये जो आखिरी जो पहले बड़ा टेबल था उसमें भी लिखे हुए हैं कि ये किस तरह से काम करेंगे, और इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन सेंसिटिविटी ग्रोथ इनहिबिशन, दैट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को हमने करना है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के साथ बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाना है जो अगला टॉपिक है, हाँ, ट्यूमर सप्रेसर जीन के साथ फिर हम लोग इसके साथ वाला नेक्स्ट टॉपिक भी इंक्लूड करेंगे। मतलब हम जो लेक्चर में हमने एक एक टॉपिक डिस्कस करना था, हम एक लेक्चर में अब 3 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और जो हमारे रिमेनिंग ग्रोथ सिग्नलिंग जीन्स रह गए हैं वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। 1 से 2 मेरी आप लोगों के साथ क्लास होगी। बुक में जितना आज पढ़ाया है उसको एक रीड ज़रूर दे देना। ठीक है, जो क्वेश्चंस बताए हैं MCQ SCQ उनको भी रीड देना। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज बच्चों। और जिसकी जो क्वेरी है, ठीक है, डिस्कस विद मी ऑन मंडे। आज हमें टाइम नहीं मिला क्योंकि हमने लेक्चर को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। हम मंडे को भी डिस्कस करेंगे, इसके अलावा एक लेक्चर हम रखेंगे जिसमें हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, सो वी विल डिस्कस ऑल द क्वेरीज इन दैट। ठीक है, चलो टिल देन टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज।